है गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और सभी लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी अध्याय शुरू करने से पहले हमें उस अध्याय के बारे में जान लेना नितांत आवश्यक है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस अध्याय में कौन कौन से क्वेश्चन से सामना होगा। तो जब इन सभी के बारे में आप सीख लोगे, एक प्लानिंग बना लोगे, तो वह सभी के सभी सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चाहे कोई भी राइटर की बुक्स होगी, बहुत ही आसानी पूर्वक उन सभी सवालों को आप लगा सकते हो, है कि नहीं। तो चलें, फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं अध्याय प्रारंभ करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज को बताने जा रहा हूं, इसे आप लोग जरूर देखें और इन सभी को देख लेंगे तो क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिल्कुल आप सभी लोग हर काम छोड़ करके थोड़ा फटाफट बैठ जाइए, कापी और कलम निकाल लीजिए कि पढ़ाई के लिए बिल्कुल एकाग्र होना जरूरी होता है। यह नहीं कि बैठ गए पढ़ने के लिए, फिर आप सोचो कि चलो वहाँ खेल लेते हैं, यहाँ खेल लेते हैं, कोई मित्र आया यहाँ चले गए, ऐसे नहीं होगा। ये सब कुछ छोड़ते हुए अच्छे से बैठें और देखें। अगर ना समझ में आए तो कहिएगा। फिलहाल अगर समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करो बाबू कि आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलें। बहुपद के लिए याद रखिएगा, इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले हमें एक चीज़ हमें जानना जरूरी है, क्या कि घात क्या होता है। ठीक है, घात किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि इस बहुपद की घात क्या है। देखिए, कोई भी समीकरण दिया रहे, उस समीकरण में जो सबसे बड़े घात वाला पद होगा, जो सबसे बड़ा घात वाला पद होगा, वही उसका घात कहलाएगा। समझ में आया? तो जरा समझे आप। सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं घात। बताइए, ठीक है बाबू, घात बताइए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 2x² + 5x + 3x पर 6 घात। ठीक है। सेकेंड है 3x - 4x पर 5 घात + 6x पर 6 घात + 18। एंड थर्ड है 2x + 5 एंड फोर्थ है 4x² + 6x + 9 एंड फिफ्थ है y एंड सिक्स्थ है 8। ठीक है। सेवेंथ है 9 + 3y²। ठीक है बाबू, एक चीज समझो और इसको समझने से पहले थोड़ी सी और एक चीज जानो, चर और अचर क्या होता है ये भी समझ लो। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। चर जो होता है वह एक्स वाई वाला मान, ABCD वाला मान समझते हो, वो सब चर होते हैं। क्या होते हैं? चर। और अचर क्या होता है? गिनती वाला पार्ट, 1 2 3 4 5 6। तो चर और अचर में कहीं दिक्कत तो नहीं होगी। एक्स वाई जेड ये सब चर होंगे, 1 2 3 4 करके ये अचर होंगे। तो हमें देखना है कि चर पर घात कितनी है। पहली बात, जो सबसे बड़ी घात हो, जो जिस समीकरण में घात का सबसे बड़ा मान हो, वही उसका घात कहलाता है। और इसमें हमको घात बताना है बाबू। क्या बनाना है? घात। अब देखो ये समीकरण दिया है कि नहीं, 2x² + 5x + 3x पर 6 घात।
अब यहां देखो, हमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन है इसमें। जैसे देखो, पहली बात तो ये समझो कि हम तो सीरियल में देखें, आप लोग भी देखे होंगे, रामायण में हमेशा हनुमान जी उड़ते रहते हैं। उड़ते रहते हैं कि नहीं उड़ते रहते हैं? तो हमें देखना है कि जो हनुमान जी उड़ रहे हैं, उड़ते कहाँ हैं? ऊपर की तरफ उड़ेंगे, यानी समीकरण के ऊपर वो घात रहेगा। हमें देखना है कि कौन सा आकार उनका सबसे बड़ा है, कौन सा आकार उनका सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा आकार होगा वही उसका घात कहलाएगा। अब इसमें देखो, यहां पर घात क्या है? 2, यानी छोटे रूप में थोड़े से हैं। यहां पर खुद ही छोटा और यहां पे 6। ये बताओ, यही 2 और 6 में कौन सबसे बड़ा है? 6 है, क्योंकि हनुमान जी कहाँ ऐसे उड़े रहे ना, देखो ऊपर, लेकिन सबसे बड़ा आकार कौन है? 6। सबसे बड़े घात कौन है? 6। इसलिए इसका घात क्या होगा? 6। बताओ, पहला पॉइंट समझे कि नहीं? पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? चलो बाबू, सेकेंड देखो, इसमें देखो घात क्या है? हनुमान जी की आकार क्या है? एक 5 और एक 6, यही है। अब बताओ कि इसमें 5 और 6 में कौन सा रूप बड़ा है? 6 की 5? आप देख रहे हो 6 बड़ा होता है, इसलिए इसमें घात क्या हो जाएगा? इसमें भी 6। बोलो जी, यहां तक समझ में आया? चलिए, अब यहां देखो 2x + 5 लिखा है। एक चीज समझना बाबू, किसी भी चर पद पर, किसी भी x, y, z पर अगर कोई घात न दिखाई दे, जैसे 2, 4, 6, 8, 5, कोई भी घात नजर न आए, तो समझ जाना कि वहां घात 1 छिपा रहता है। कितना छिपा रहता है? 1 छिपा रहता है। तो फिलहाल यहां देखो, यहां आपको चर पद दिखाई दिया कि नहीं? कहीं देखो, हमें तो दिखाई दिया, आप बताओ फटाफट। इसमें चर क्या है बाबू? x है। क्या है? x है। अब बताओ, x के ऊपर हनुमान जी वाना ऊपर उड़ने वाले ना होते हैं हनुमान जी, x के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मान के चलिए वहां 1 है, छिपे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर चर के ऊपर कोई घात ना दिखाई दे तो 1 होता है, यानी x के ऊपर क्या होगा? 1, यानी घात क्या हो जाएगा? 1। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, 4th नंबर, यहां घात देखो क्या है? 2, और मैंने बोला x या y के ऊपर कोई घात ना रहे तो क्या होता है? 1, यानी 2 आकार बड़ा है ना, जिसमें घात कितना हो जाएगा बाबू? 2। समझ में आ रहा ना? चलो, अब यहां y है, यहां देखो y लिखा है, और मैंने क्या बोला? x, y, z चर पद पर अगर कोई घात दिखाई नहीं दे रहा है तो घात क्या होगा? 1। तो यहाँ y है, तो y के ऊपर कोई घात नहीं, तो क्या होगा? घात 1। कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो घात क्या होगा? 1। फिर यहां देखिए 8 लिखा है। एक चीज समझने का प्रयास करो, अगर आपको किसी भी प्रश्न में अंक दिखाई दे, अंक माने अचर पद, मैंने आपको बोला, जैसे गिनती दिखाई दे, और गिनती के बगल में याद रखो कोई चर ना दिखाई दे, x, y, z, p, q, r कुछ ना दिखाई दे, तो समझ जाना वहां घात 0 होता है। वहां घात क्या होता है? 0 होता है। और इसमें देखो, इस प्रश्न में आप 8 देख रहे हो कि नहीं है कि नहीं है? 8 अंक है। क्या 8 के बगलिया में x बा? नहीं बा। y बा? नहीं बा। p बा? ना बा। q बा? ना बा। कुछ नहीं है ना, बेचारा अंक अकेला है, इसलिए घात क्या होगा? 0 होगा। बोलो, कब 0 घात होगा? जब अंक अकेला होगा, उसके साथ x, y, z न रहे, तो घात क्या होगा? 0 होगा। अब यहां आइए, यहां लिखा है 9 + 3y²। अब इसमें देखो, सबसे बड़ी घात क्या है? 2। घातांक क्या है? 2 सबसे बड़ा है, तो घात क्या हो गया? 2। बोलो, तो ये बताओ, आपको बहुपद पढ़ने से पहले घात को जानना नितांत आवश्यक है। तो ये बताओ, घात समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी भी समीकरण में जो सबसे बड़ी घात होगा, घात का मान होगा, वही उसका बहुपद, वही उसका क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा, जो सबसे बड़ा मान होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप घात को समझने में आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिलहाल ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 1-2 क्वेश्चन दे दे रहा हूं, आपको घात बताना है। घात बताइए,
और इसको जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं ये भी जानना चाहता हूं कितने लोगों का आंसर आ रहा है, अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसे 2y + 3y पर 3 घात + 4 घात बताना है। सेकेंड है 2x पर 5 - 6x पर 8 घात + 10। थर्ड है 14। फोर्थ है 15x। फिफ्थ है 2 + 4x²। इन सभी को आप लोग आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ही करेंगे आपको सवाल उतना ही अधिक आता जाएगा। तो फटाफट नोट करें, चलते हैं इसके आगे। अब हम लोग जानेंगे बहुपद का मानक रूप। क्या जानेंगे बाबू? बहुपद का मानक रूप। अगर आ गया कि बहुपद का मानक रूप यानी मानक रूप में लिखें। देखिए मानक रूप क्या होता है? किसी भी बहुपद को उसके घात को आगे से अंक से नहीं मतलब है, घात को या तो आरोही क्रम में लिख दो या तो अवरोही क्रम में लिख दो। तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखने को ही हम मानक रूप कहते हैं। पुनः मेरी बात समझो, किसी भी बहुपद को, किसी भी समीकरण को उसके घात को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख देना ही मानक रूप कहलाता है। अब बात यह आएगी कि सर आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। देखो आरोही और अवरोही में काफी बच्चे भ्रमित होते हैं कि अगर आ गया कि आरोही में लिखे अवरोही में लिखे तो कहेंगे ये बढ़ना है कि घटना है। तो आज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आज का वीडियो आपने देख लिया तो आरोही और अवरोही में। देखिए आप ये समझना, सबसे पहले हमको समझना होगा आरोही और दूसरा क्या है अवरोही। आरोही और अवरोही जब कहे तो बस याद रखना शुरू वाला मान देखना, शुरुआत में देखना है कि अ है कि आ है। अच्छा बताओ अ के बाद आ पड़ता है कि आ के बाद अ पड़ता है? अ के बाद आ पड़ता है ना, मान अ वाला छोटका बाबू हो और आ का हो बड़का बाबू हो, बड़का भैया हो, ठीक है। तो अ का मतलब यह हो गया क्या करना है आ कारण आरोही माने बड़का भैया है, ठीक। माने आरोही का मतलब यह हो गया बड़े भैया है, माने छोटे से बड़े क्रम में जाना है। आ कह रहा है ना आरोही माने बढ़ना है, बड़का भैया की तरफ जाना है, समझे कि नहीं समझे। आ क्योंकि अ के बाद आ आता है माने छोटे हैं ना अब बढ़ रहे हैं, समझ में आया कि नहीं। क्योंकि अ के बाद आ पड़ रहा है इसलिए बढ़ना है, इसी को आरोही माने होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। अब देखो यहां अ लिखा है, अब बताओ अ आ से अ आ रहा है ना, अ माने छोटा होता है आ माने बड़ा। अब अ आ गया अ माने छोटा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया घटते क्रम में, घटते क्रम में, समझे कि नहीं। आ है तो बढ़ना है क्योंकि अ के बाद आ पड़ता है यानी बढ़ रहे हैं। अ है अ यानी आ से अ आ रहा है घट रहा है, इसलिए लिखेंगे घटते क्रम में। तो आरोही अवरोही में कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस पे देखो जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे 7, 10, 8, 3 को आरोही क्रम में लिखें, ठीक है। तो लिखेंगे आरोही बराबर, अब आरोही माने बढ़ते क्रम में करा माने छोटका फिर उससे बड़का फिर उससे बड़का, ऐसे लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है 3 तो लिखिए 3 कामा 3 से बड़ा क्या है 7, 7 से बड़ा क्या है 8, 8 से बड़ा क्या है 10। हो गया कि नहीं। अब अवरोही कह रहा, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 10, 9, 3, 1, 6 को अवरोही क्रम में लिखें।
किस क्रम में लिखे बाबू? अवरोही क्रम में लिखें। तो लिखेंगे अवरोही माने अवरोही, यानी अ कह रहा है, घट रहा है ना, तो करना क्या है? कुछ नहीं। अवरोही माने सबसे पहले बड़का, फिर उससे छोटका, फिर उससे छोटका लिखेंगे। सबसे बड़ा क्या है बाबू? 10, 10, 10 से छोटा 9, 9 से छोटा 6, 6 से छोटा 3, 3 से छोटा 1। यही हो गया अवरोही। 10, 9, 6, 3, 1। ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि अगर जो बहुपद है घात के रूप में दिया रहे तो क्या करेंगे? क्योंकि घात के रूप में ही दिया रहेगा तो मानक रूप कैसे करेंगे? आपको घात को लेके चलना है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लें। नोट हो गया? चलो बाबू, इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझें। आ गया कि 2x² माइनस 3x प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 8, ये 3 कर दो और ये 8 कर दो, को आरोही क्रम में लिखें। किस क्रम में लिखें बाबू? आरोही क्रम में लिखें। तो लिखेंगे आरोही बराबर, अब देखो, अब बताओ मानक रूप को समझने के लिए हमें घात का जानना नितांत आवश्यक था कि नहीं था? इसलिए तो मैंने आपको सबसे पहले घात बनाना सिखाया। अब इस समीकरण में आपको देखना यह है कि सबसे बड़ी घात क्या है, क्योंकि सबसे छोटा घात क्या है? क्यों? क्योंकि आरोही माने होता है बढ़ते क्रम में, माने सबसे छोटका, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का। अब घात सबसे छोटा क्या होता है जी? 0 होता है। आप देखो कोई अंक अकेला तो नहीं है। मैं आपको बताया था कि अगर गिनती 1, 2, 3, 4 अकेला है तो सबसे छोटा घात होता है, और यक्ष या वाई कहीं अकेला है तो उससे बड़ा एक घात होता है। तो पहले देखो कहीं गिनती अकेला तो नहीं है। देखो भाई 8 वाले भैया है ना, क्या 8 वाले भाई साहब के ऊपर कोई बगल में XYZ है? नहीं है। इसका मतलब सबसे छोटा है 8, क्योंकि इसका घात क्या होता है? 0। अब 8 के बाद बड़ी घात देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, और यहाँ यक्ष लिखा है ना। तो मैं बताया था यक्ष के ऊपर कोई घात नहीं तो क्या होता है? 1। तो लिखो यहाँ माइनस क्या है? 3 यक्ष, चिन्ह वही लिख देंगे। अब यक्ष के ऊपर कुछ नहीं तो एक घात हो गया। एक घात से बड़ा क्या पड़ता है? 2 घात वाला। इसको लिखो, आगे अंक से नहीं मतलब है, घात से मतलब है। प्लस 2x²। ठीक है, अब 2 घात से बड़ा क्या है? 3 घात। तो लिखो प्लस 5x पर 3 घात, अब प्लस क्या हो गया? 6x पर 8 घात। अब देखो घात बढ़ते क्रम में हो गया कि नहीं? 0 घात हो गया, 1, 2, 3 और 8। चलिए सेकंड, अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए अवरोही क्रम में, जैसे क्वेश्चन आ गया 5x प्लस 14x पर 9 घात माइनस 2x पर 3 घात प्लस 16 माइनस 8x पर 7 घात को अवरोही क्रम में लिखें। किस क्रम में लिखें? अवरोही क्रम में। तो यहां लिखेंगे अवरोही बराबर, बाबू मैंने आपको क्या बताया? अवरोही का मतलब क्या होता है? माने घटना है, और छोटा यानी घटना है, माने सबसे बड़ा फिर उससे छोटका फिर उससे छोटका। तो सबसे बड़ी घात क्या है? घात को देखना है। 9 है, 3 है, 7 है, कौन है? 9 है ना, तो पहले इसको लिखो। 14x पर 9 घात, 9 घात से छोटा कौन है? देखो 7 है, तो माइनस 8x पर 7 घात। ठीक है, 7 से छोटा कौन घात है? 3 है, तो माइनस 2x पर 3 घात। घातवा को देखना है। अब देखो बचा 2, एगो 16 बचा और एगो 5x बचा, लेकिन x के बगल में कुछ नहीं है, x के ऊपर कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है, यानी एक घात है। तो लिखेंगे प्लस 5x, और यहाँ देखो प्लस 16 है, घात 0 होता है, ये लास्ट में आ गया प्लस 16। तो प्यारे बच्चों, आई होप बहुपद का मानक रूप भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे भी आप लोग नोट करें, फिर मैं आगे चलूं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार क्रमशः निम्न है। पहला क्या है? एक पदी बहुपद। ठीक है, दूसरा क्या है?
द्विपद बहुपद, और तीसरा मान लीजिए हो गया त्रिपद बहुपद। ठीक है, बहुपद के प्रकार यानी एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद और त्रिपद बहुपद। ठीक, अब बात ये आती है कि सर एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपद बहुपद क्या होता है और त्रिपद बहुपद क्या होता है। सोच लिए, चलिए देखिए, एक पदी बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो वह क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। लिख सकते हैं कि वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे, ध्यान समझिए, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया कि 3x, अब बताओ 3x लिखा तो 3x एक है कि नहीं है, एक क्या है ना, तो ये क्या हो गया, एक पदी बहुपद। कामा दूसरा लिख सकते हैं क्या, 4x², यह भी कितना पद है, एक ही पद है। अगर मैंने लिखा y², यह भी कितना है, एक ही पद है। अब देखो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी कैसे अलग होंगे, जब किसी भी दो संख्याओं के बीच में प्लस का या माइनस का चिन्ह लग जाता है तभी वे अलग अलग होते हैं। क्या इस यहां तो कितने हैं, एक ही मान है, क्या इसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है, नहीं है, इसलिए एक ही पद है। देखो ये सब एक ही पद है, गुणा से नहीं मतलब है, किससे मतलब है, प्लस या माइनस से। जब प्लस या माइनस लगेगा तभी वह क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिलहाल एक पदी हो गया वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। देखो जैसे एक ही पद है ना, एक पद, यह भी एक पद है और यह भी एक पद है। ठीक है, तो इसे आप लोग फटाफट नोट करें। अब हम लोग चलते हैं, सेकेंड पढ़ते हैं, क्या है, द्विपद बहुपद। आप देखो बाबू, द्विपद बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हों, केवल दो पद हों, द्विपद बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हों द्विपद बहुपद कहलाता है। पदों की संख्या कितनी होना चाहिए, मात्र दो होना चाहिए, दो से अधिक नहीं, वही क्या कहलाएगा, द्विपद बहुपद। जैसे यहां देखो मैंने लिख दिया 2y² + 4, 3x² + 8, x + 6। अब देखो यहां पर देखो प्लस का चिन्ह है ना, अब प्लस के पहले यहां एक पद यह हो गया और एक पद यह हो गया, कितने पद हो गए, दो हो गए, एक और एक कितना हुआ, दो। तो ये बताओ द्विपद हो गए कि नहीं, जिसमें केवल दो पद हो, एक और एक, दो पद हो गया, तो क्या हो गया, द्विपदी। यहां भी देखो 3x² + 8, इसके बीच में प्लस का चिन्ह है, दो पद हो गया। फिर एक और एक, दो हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह है, या y³ - 16, यहां भी देखो दो पद है ना, तो द्विपदी आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिपद बहुपद। देखिए लिखेंगे, वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो तो वह त्रिपद बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो वह त्रिपद बहुपद कहलाता है। अब देखो 3 हो, जैसे 3x + 4x² + 18। अब यहां देखो संख्या कितनी है, 3 है, 1 2 3। क्यों, क्योंकि सबके चिन्ह प्लस का चिन्ह है, प्लस या माइनस का चिन्ह होता तो अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ एक पद और एक पद, कितना हुआ, 1 2 3 पद हो गए, तो क्या हो गया बाबू, त्रिपद हो गया। या मान लो मैंने लिखा 4y² - 8y + 16y पर 3 घात,
तो कितने पद हो गए? 3, 1 2 3। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को एक पद, द्विपद और त्रिपद अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से बहुपद हैं। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। बहुत ही एकाग्र होकर सुनने की कोशिश करिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा कि कौन से बहुपद है और कौन से बहुपद नहीं। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो गलतियां मत करिएगा बाबू। कौन से बहुपद है, कौन से बहुपद नहीं है, कैसे आप जानोगे? मैं एकदम आसान विधि के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुपद है, 2 कॉलम बना लो, और दूसरे में लिखो बहुपद नहीं है। ठीक है जी, बस ये आप पॉइंट समझते रहो। देखो, अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी समीकरण में अगर घात माइनस में न दिया हो तो समझ जाना कि वह बहुपद होगा। पहला पॉइंट समझते रहो। कोई भी घात माइनस ऋणात्मक में न दिया हो तो वह बहुपद है। पहला पॉइंट समझो, कोई भी घात अगर माइनस में न दिया हो तो वह बहुपद है। ये पहला पॉइंट। कैसे है? जैसे आ गया 3x² प्लस 4x पर 6 घात प्लस 18। अगर आपसे पूछा जाए बताओ ये बहुपद है, लिखेंगे हाँ बहुपद है। हाँ, देखो क्यों है? आपने देखा कि कहीं भी ना माइनस की घात है, माइनस की घात कहीं दिखाई नहीं दे रही है ना, तो लिखेंगे हाँ यह बहुपद है। पहला पॉइंट समझे कि नहीं समझे? और यदि किसी भी प्रश्न में घात माइनस में दिखाई दे तो समझ जाना कि वह बहुपद नहीं है। पहला पॉइंट यहां लिखो, कोई भी घात माइनस में दिया हो, माने अंश में होना चाहिए, हर में नहीं, क्योंकि हर तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अंश की मैं बात कर रहा हूं। कोई भी घात माइनस में दिया हो तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे देखो 3y पर -2 घात प्लस 4y प्लस 16। अब कोई पूछे ये बहुपद है तो बोलेंगे नहीं, बहुपद नहीं है। अब बोलो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया? चलिए सेकेंड पॉइंट समझें। देखिए, अगर हर में, जैसे अगर हर में घात प्लस में हो तो समझ जाना कि वह कभी भी बहुपद नहीं होगा। अगर हर में घात क्या हो, प्लस में दिया हो, तो वह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हर वाला जब ऊपर जाता है तो चिन्ह क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो यहां लिख सकते हैं कि हर की घात प्लस में हो तो वह, उसमें लिखना है ना, या यहां लिख दो हर की घात माइनस में हो तो वह बहुपद होगा। हर की घात अगर माइनस में हो तो वह बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि हरवा में माइनस हो तो ऊपर आ जाए तो प्लस हो जाए, नीचे से जब ऊपर जाता है ना तो चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे आप यहां लिख सकते हो, जैसे कि 2y प्लस 3/y पर -2 घात। अब कोई पूछे यह बहुपद है
बोलेंगे हाँ सर है, क्यों है? अगर इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा 2y प्लस 3। अब y पर -2 घात है बाबू, जब ऊपर जाई तो y पर +2 घात हो जाए, प्लस निकल नहीं जाला। माने जब इसको तोड़ोगे ना, जब बाबू इसको तोड़ोगे, हल करोगे तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिलहाल ये सब नहीं करना है कि कैसे होगा, बस सीधी सी बात समझो। अगर नीचे घात माइनस है तो वह बहुपद होगा, क्योंकि ऊपर जाए तो क्या हो जाए, प्लस हो जाए। देखो मैंने इसको हल किया तो प्लस आ गया, तो लिखेंगे बहुपद है। इतना पॉइंट समझे। अगर वही चिन्ह नीचे घात प्लस में दिया रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो यहां लिखो, यदि हर की घात प्लस में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे आ गया y² प्लस 3/y पर -4 घात। ठीक है बाबू, तो यह बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉरी प्लस है ना, तो वह बहुपद होगा। कारण यदि हर की घात प्लस में हो, यहां लिखा है मैंने कि यदि हर की घात माइनस में हो तो वह बहुपद होगा, और यहां मैंने लिखा यदि हर की घात प्लस में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। तो यहां देखो हर है ना, हर में मैंने घात क्या लिखा, प्लस में 3/y पर 4। अगर इसको तोड़ोगे तो y² प्लस 3 y पर 4 घात है। जब ऊपरा जाए, हमने क्या बोला, जब हर से अंश में जाता है, नीचे से जब ऊपर जाता तो घात बदल जाता है। प्लस है तो घात का हो जाए, माइनस हो जाए। अब बताओ घात माइनस में आ गया कि नहीं, तो क्या लिखा है, बहुपद नहीं है। सीधी सी बात, नीचे घात प्लस हो तो बहुपद नहीं है, और नीचे घात माइनस है तो बहुपद है। तो प्यारे बच्चों, यह भी 2 पॉइंट आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे ये 2 पॉइंट नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, समझ में आ रहा ना? बोलते रहो भाई, वो बोलो, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अगर समझ में आ जाए हो ना तो कमेंट जरूर कर दियो बाबू, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। तीसरी पॉइंट, यदि कोई भी चरपद, चरपद माने क्या होता है, जैसे x, y, z माने ABCD, कोई भी चरपद जैसे x, y, z करड़ी में हो और वह करड़ी से बाहर न निकला हो तो वह बहुपद नहीं होगा। समझे? कोई भी चरपद जैसे x, y, z करड़ी में हो और वह करड़ी से बाहर न निकला हो तो वह बहुपद नहीं होगा। सीधी सी बात, अगर कहीं भी आपको करड़ी में x, y, z दिखाई दे तो समझ जाना वो बहुपद नहीं होगा। क्यों? और कड़ी से बाहर अगर निकल जाएगा तो बहुपद होगा, लेकिन कड़ी के अंदर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे आ गया बाबू 3 कड़ी में y प्लस 16। अब कोई कहे ये बहुपद है, बोलेंगे नहीं सर जी नहीं है। क्यों? क्योंकि कड़ी के अंदर y और y बाहर निकली नहीं, इसलिए लिखेंगे बहुपद नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया जी? आया? अच्छा, अगर इसी सवाल को यहां लिख दिया जाए कि क्या कड़ी में 3y प्लस 4, यह बताओ बहुपद है कि नहीं है? बोलो जी, ये बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि जो कड़ी में है वह अचर पद है। कड़ी में अगर अंक है, अंक से मतलब नहीं है, कड़ी में चर नहीं होना चाहिए, x, y, z नहीं होना चाहिए। अगर कड़ी में x, y, z है तो बहुपद नहीं होगा। अगर कड़ी में अंक है, अंक चाहे निकले चाहे ना निकले उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ देखो चर पद निकल गया है कि नहीं निकल गया, कड़ी में केवल अंक है ना, तो यह होगा बहुपद है। ठीक है, लेकिन अगर यही कड़ी में y भी आ जाता तो बहुपद नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए चौथा पॉइंट लिखो कि अगर कभी भी कोई अंक अकेला हो, कोई भी अंक अकेला हो तो वह अचर बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर बहुपद। जैसे यहां लिख दो कोई
अंक अकेला हो तो वह अचर बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए लिख दिया -8 लिख दिया गया। अब बताओ यहां पर अंक अकेला है कि नहीं, एक्स वाई जेड नहीं जुटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। कोई पूछेगा -8 चाहे 8 चाहे 14 ये क्या है, तो लिखेंगे अचर बहुपद है। बहुपद तो है लेकिन कौन बहुपद है, अचर बहुपद है। अच्छा 5वां पॉइंट, यदि कोई शून्य हो, 0 हो, तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। अगर आपको 0 कहीं अकेला दिखाई दे, कहे क्या बहुपद है कि नहीं है, लेकिन कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है। तो 0 अगर कहीं अकेला दिखाई दे तो लिखेंगे क्या, शून्य बहुपद है। तो प्यारे बच्चों बहुपद किसे कहते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलें इस पर जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसके बाद अब हम लोग प्रश्नावली के सवाल लगा सकते हैं। जैसे आ गया, कौन सा बहुपद है और कौन नहीं। ठीक है, कौन सा बहुपद है और कौन नहीं हमको पहचानना है। जैसे 3y² + 16 - y पे 3 घात + 18। दूसरा आ गया y² - 4/y पर 3 घात। तीसरा आ गया कौड़ी में 3 x² + 16। फोर्थ नंबर आ गया कि 4 कौड़ी में y + 18। पाँचवा आ गया 7 और छठवां आ गया 0। देखो जी अब बताना इसमें कौन बहुपद है कौन नहीं है। जरा ये बताओ आप, यहां देखो कोई भी कौड़ी दिखाई दिया नहीं, किसी में घात माइनस दिखाई दिया नहीं, कहीं भी बटे वगैरह है नहीं, तो क्या लिखेंगे, बहुपद है। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। तो चलो दूसरा बाबू, इसमें देखो मैंने बोला था कि हर में अगर घात प्लस है तो बहुपद ना ही हुई। काहे ना हुई, काहे कि ऊपर आ जाए तो घातवा का हो जाए, माइनस हो जाए। तो यहाँ घात प्लस में है ना, तो क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि हर में है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर बहुपद है कि नहीं, जल्दी बोलो फटाफट, क्या लिखेंगे, बहुपद है। क्यों, क्योंकि कौड़ी में जो है वह अंक है, एक्स वाई जेड नहीं है, तो लिखेंगे बहुपद है। और ये बताओ बहुपद है कि नहीं, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड हमारा कौड़ी में दिया है, तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है, और यहां देखो 7 है, मैंने क्या बोला कि अगर कहीं भी अंक अकेला दिखाई दे तो क्या लिखेंगे, एक अचर बहुपद है। बता देना, आज 0 है तो क्या लिखेंगे, शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद है। तो प्यारे बच्चों आई होप आज का सभी के सभी सवाल आपको जरूर समझ में आए होंगे। अगर ये सभी सवाल आपको समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों अगली कड़ी में हम लोग प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। ये जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये सवाल देख लिए तो आपको बहुपद समझने में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।